हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th का टॉपिक रिवीजन वाली सीरीज में हम लोग करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला टॉपिक। इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे और रिवीजन चल रहा है तो हम लोग पूरा बेसिक से नहीं पढ़ेंगे इसको। इसके फॉर्मूलेज, उसके बाद क्वेश्चन, पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे और 2 से 3-4 वीडियो में इसको हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, अर्धवृत्त के बारे में भी पढ़ेंगे और 1/4 वृत्त के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, वृत्त हमारा क्या होता है, ये पूरा। अब बेसिक पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन जो जितना हो सकता है उतना बता देते हैं। पूरा गोल नहीं बन पाया है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं केंद्र, है ना। और ये जो इसका बिंदु पथ होता है इसको क्या बोलते हैं, परिधि। और इसके केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसकी सबसे बड़ी जीवा जो कि इसके केंद्र से होकर जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या, और त्रिज्या 2 बार इसमें आती है ना त्रिज्या, ये देखो इधर भी और इधर भी। ठीक, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ज़रा जान लो इनके बारे में। इसकी परिधि, त्रिज्या, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो बात करें अगर इसके व्यास की, सबसे पहले हम लोग त्रिज्या की बात करते हैं। अगर इसकी त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो जो व्यास होता है ना वो क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। देखो व्यास ये पूरा है, त्रिज्या इतनी आधी है, तो 2 बार अगर हम लोग त्रिज्या रखेंगे तो पूरा व्यास बनेगा, यानी कि व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, अगर हम लोग व्यास को d मान लें तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इस तरीके बात करें इसकी परिधि की, तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, ये इसको हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होती है, ये होती है 2πr। अभी केवल सिंगल वृत्त की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये होती है 2πr। अब हम बात करते हैं वृत्त की क्षेत्रफल की। इसके हम लोग अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो होता है πr²। पाई सभी लोग जानते हैं क्या होता है, और पाई की वैल्यू जनरली हम लोग 22/7 यूज़ करते हैं, और अगर पॉइंट में यूज़ करनी है तो 3.14। ठीक है, ये हम लोग पाई की वैल्यू रखेंगे। और अभी हम लोग केवल एक कंप्लीट सर्किल की बात कर रहे हैं, यानी कि एक वृत्त की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब अगर हम बात करें अर्धवृत्त की तो क्या होता है, तो सारे पैरामीटर्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पूरे वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। इस तरीके अगर हम बात करें अर्धवृत्त की, फॉर एग्जाम्पल ये एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या है, अर्धवृत्त है एक। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये त्रिज्या है, ये भी और ये भी। ठीक, और इस पूरे को हम लोग व्यास भी बोलते हैं। व्यास का मतलब हम लोग डी से व्यास को बता सकते हैं कि डी हमारा जो है वो व्यास है इस कंडीशन में। ओके, अब देखो जरा अर्धवृत्त के लिए इन्हीं सारी चीज़ों को लिखो। तो त्रिज्या तो इसके लिए भी r रहेगी, व्यास वही रहेगा, परिधि और क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त। ठीक है, तो इसके लिए परिधि जो हो जाएगी वो क्या होगी हमारी, जैसे पूरा सर्किल था तो पूरे सर्किल के लिए जो परिधि होती है 2πr होती है, लेकिन अब आधा हो गया है तो सर्किल इतने के लिए परिधि क्या हो जाएगी, πr। इतने के लिए सर्किल क्या हो जाएगी, 2πr था, इसका आधा कर दो, πr हो गई। लेकिन इसमें ये जो वाला ये वाला पार्ट है ना, इसके व्यास वाला पार्ट ये और आ गया है, तो परिधि हमको लेनी तो ये पूरा लेना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। अब यहाँ पर तो पूरा गोल था तो हम लोगों ने 2πr कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये इतना हो गया और इसका व्यास जो है ये भी लेना पड़ेगा। तो व्यास हमको एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा, प्लस व्यास होता है 2r, तो हम लोगों ने 2r लिख दिया। ठीक, ये हो गया। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये तो परिधि थी, क्षेत्रफल जो होता है ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का क्या होगा, πr² और बाई 2 कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाता है हमारा। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब इसी से संबंधित देखो एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कि क्या है, 1/4 वृत्त। ठीक है, 1/4 वृत्त। अब 1/4 वृत्त की बात करें तो जैसे पूरा सर्किल होता है ना, तो जैसे ये देखो एक सर्किल ये कंप्लीट है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक, और इन 4 इक्वल पार्ट्स में से अगर ये इसका सेंटर है, ये क्या है, ये इसका केंद्र है, तो ये सारी जो भुजाएं हम लोगों ने बनाई ये क्या है, ये सारी की सारी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक, तो
हम लोग सिर्फ इस वाले की बात करेंगे। ये इसका 1/4 भाग है ना, तो 1/4 यानी कि 1/4 वृत्त, इसके बात करेंगे तो इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इसकी परिधि क्या होगी, त्रिज्या तो यहाँ पे हमारी यही है। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त को अगर आधा कर दिया तो क्या होता है, इसमें πr हो जाता है और ये व्यास आ जाता है, तो यानी कि πr + 2r आ जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं केवल 1/4 की, तो ये इतना था तो हमारा πr था। अब केवल इतना बचा, इतना, केवल इतने पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो πr तो इतना था, आधा πr था, तो πr का भी ये हाफ हो गया, यानी कि πr/2। और यहाँ पर ये एक पोर्शन बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, इसको मिला देंगे तो 2r हो जाएगा। r और r 2r। तो अगर हम लोग 1/4 वृत्त की परिधि की बात करें तो ये प्लस ये तीनों मिला क्या बन गया, πr/2 ये हो गया, और इन दोनों के लिए 2r। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 1/4 वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि सामने लिखा है। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ईजी होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसी को बस 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 1/4 हिस्से की बात हो रही है, और जब भी 1/4 हिस्से की बात होगी तो इसको क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से डिवाइड कर दो, ख़त्म काम। 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा था कुछ सर्किल के क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम लोग स्पर्श करने वाले वृत्तों की बात करें तो, ठीक है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कि वृत्त अगर अंतः स्पर्श करते हो या बाह्य स्पर्श करते हो, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए हमने कुछ जानना है। देखो, तो स्पर्श करने वाले वृत्तों के लिए देखो, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, मान लो एक ये वृत्त है, एक वृत्त इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, ये, और इसका मान लो बड़े वाले वृत्त का केंद्र ये है और छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं है। इसको मान लेते हैं C1 है, ये इसका C2 है, और कहते हैं केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता भी है तो इसी यही आता है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, कैसे अंतः स्पर्श करते हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ, केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, केंद्रों के बीच दूरी ये कैसे बताएंगे हम, अगर हम लोग मान लेते हैं बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये यहाँ से पूरी बाहर तक होगी, है ना। अगर ये हमारे पास हो R1 और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है, ये क्या होगी हमारी R2 होगी। R1 में से R2 अगर हम लोग हटा दें, R1 में से R2 लेस कर दो, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना। तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा दो, यानी कि R1 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, जब वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो तब। ठीक है, ये एक कंडीशन है। एक कंडीशन और होती है, वो क्या है, सेकंड कंडीशन, ये देखो, जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे, कैसे बाह्य, यानी कि एक्सटर्नली। ठीक, अब बाह्य स्पर्श करेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, यानी कि दो वृत्त एक दूसरे को सिर्फ बाहर से टच कर रहा हूँ, ऐसा फिगर बनाओ। ठीक है, इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं C1 है, इसका सेंटर यहाँ कहीं C2 है, इसकी रेडियस जो है वो R1 और इसकी रेडियस R2 है। ठीक है, R2 है। कहते दोनों वृत्तों के बीच, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। अगर इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की अगर दूरी निकाले जब वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हो तब, तो क्या आएगी केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो हमारे पास आएगी दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है, इसकी R1 ये R2, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों के बीच की दूरी आ गई, तो क्या आएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो गया एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास। ठीक है, तो अभी तक जो कुछ भी बताया अगर वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। भैया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट को समझ लो, आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, है ना।
अब हम लोग जानेंगे वृत्तीय वलय के बारे में। वलय का मतलब होता है रिंग के बारे में, ठीक है। वृत्तीय वलय, वृत्तीय वलय, इसको हम लोग ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं रिंग, ठीक है। रिंग होती कैसी है? वलय हमारा किस तरीके का होता है? वलय में क्या होता है कि एक चौड़ाई आ जाती है, जैसे ये एक वृत्त है और रिंग हमारी ऐसी ही होती है ना, परफेक्ट नहीं बन पाएगी हाथों से, इस टाइप की रिंग होती है, ठीक है। और एरिया हमेशा हमको इसका फाइंड करना होता है, ठीक। परिधि वगैरह जो भी है वो तो हमको इसकी ही फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है हमें इसी का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो वृत्तीय वलय का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? देखो इसमें हमको एक बड़ा सा सर्किल दिख रहा है, एक छोटा सा सर्किल भी दिख रहा है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्किल की हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या जो है वो कैसी है, वो है R1, और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, वो है R2, ठीक। हमको क्षेत्रफल केवल इसका बताना जिसको हमने शेड करके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में यही निकालना होता है, रिंग का क्षेत्रफल यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल क्या आएगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और दोनों को घटा दो, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से इतना हटा दो तो हम लोग को केवल इतने वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर, घटाना किसको है, छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को, तो माइनस करेंगे पाई R2 स्क्वायर को, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा। कैसे? दोनों में से पाई कॉमन कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया वृत्तीय वलय का क्षेत्रफल, यानी कि रिंग का क्षेत्रफल। हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, ठीक। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग आगे, और अब हमने कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी जान लिए हैं। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं इसमें, क्योंकि बेसिक वाला ये लेक्चर था और छोटा बनाने के लिए हमने इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। वो क्वेश्चन क्या है ये देख लो, अगर आपने पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है स्कूल में तो जाहिर सी बात है ये सब समझ में आ रहा होगा, ओके। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो पहला क्या लिखा है सामने आपके, ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हमको एक तीसरा वृत्त दे रखा है, ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि, यानी कि इस वाले की परिधि जो है, परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरे दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। मान लो 2 अलग से ये वृत्त दिए रखे हैं जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं इसकी R1 है, इसकी R2 है, और इस वाले की जिसकी हमको ज्ञात करनी है इसकी मान लेते हैं हम लोग कैपिटल R है ना। तो कह रहा है कि इसकी परिधि, इसका सरकमफेरेंस इसकी परिधि और इसकी परिधि के योग के बराबर है ना। तो अगर हमने मान लेते हैं कि परिधि जो है इस वाले वृत्त की जिसकी हमको ज्ञात करनी है, तो अभिष्ट वृत्त की, माना अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R है, और पहले और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 और R2, ठीक है। यहाँ पर लिख दो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, वो हमारे पास R2 है ना। और उसने क्वेश्चन में जो बोला है उसको लिख दो, इसकी परिधि इसकी और इसकी परिधि के योग के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि कैपिटल C यानी कि इसकी परिधि, इसकी C1 मान लेते हैं, इसकी C2 मान लेते हैं। C इसलिए माना क्योंकि सरकमफेरेंस होता है, C से स्टार्ट होता है, तो इसकी परिधि इसकी और इसकी परिधि के बराबर है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त में, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, इसके त्रिज्या कैपिटल R थी, इनकी स्मॉल में है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2 पाई R1, इसकी हो जाएगी 2 पाई R2, 2 पाई R2 हो जाएगी, है ना। दोनों की हमने यहाँ पर सरकमफेरेंस रख दिया, यानी दोनों की परिधियाँ का फॉर्मूला रख दिया। अब जो जो हमको गिवन है वो हम रख देते हैं। तो देखो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 का मान हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, और दूसरे वाले की त्रिज्या क्या दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस हमको यही 2 चीज़ें दे रखी, इन्हीं से हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड नहीं है, मतलब ईजी है।
देखो यहाँ भी ये करेंगे, दोनों में 2 पाई, इधर भी 2 पाई है, तो 2 पाई इधर रखा हुआ है, कैपिटल आर, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। ठीक, तो ये 2 पाई हमारा और ये 2 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ R, और यहाँ पर R1 प्लस R2। R1 क्या है हमारे पास 15 है, R2 कितना है 18, तो यहाँ रख दो 15 प्लस 18, दोनों को देंगे जोड़, तो यहाँ पर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। तो जिस वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी थी उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 33 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, क्वेश्चन क्या था ध्यान से देख लो एक बार, बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड में आया तो नहीं है लेकिन ईजी है समझने में भी, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी, परिधि दे रखी थी, मतलब 2 त्रिज्याएं दे रखी हैं, इनकी परिधियों का योग इस वाले की परिधि के बराबर है। तो हमने त्रिज्या मान ली, जिसकी ज्ञात करनी है उसकी कैपिटल आर, बाकी की R1 R2 मान ली, पर इसकी त्रिज्या इन दोनों की त्रिज्या के योग के बराबर है, कोई प्रश्नानुसार हमने लिख लिया। और इसका क्या हो गया फॉर्मूला, 2 पाई R1 2 पाई R2, दोनों में से 2 पाई कॉमन कर लिया, यहाँ से काट दिया, R इज इक्वल R1 प्लस R2, R1 और R2 की वैल्यू 15 और 18 थी, हमने रख दी यहाँ पर, तो कैपिटल R की वैल्यू हमको आ गई। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अच्छे से किया। एक और क्वेश्चन हमारे पास है बस, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है अगला वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये हमारा छोटा ही रहेगा, 20 मिनट का ही रहेगा। ठीक, लिखा यदि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ये देखो अर्धवृत्त आ गया है, ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा हो तो पथ का परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब परिधि ही होता है, ठीक है, परिमाप का मतलब परिधि ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमको पता है कितना है, 30,800 मीटर स्क्वायर। ठीक, और क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है, तो माना अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली है, तो अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर बाई 2, ये होता है। क्षेत्रफल हमको दे रखा है 30,800 बराबर पाई R स्क्वायर। अर्धवृत्त बना देता कि बाद में सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, केंद्र हम लोग मान लेते हैं C है, और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक, इसी की हमको परिधि बतानी है, परिधि का मतलब ये पूरी जो लाइन बनी है इस पूरे का माप बताना हमको। ठीक, तो ये हमारा क्षेत्रफल दे रखा 30,800, यहाँ पर पाई R स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं, R हमको ज्ञात करना है बाई 2 को यहाँ भेजो, इसको 22/7 कर देंगे, पाई को क्या कर देंगे 22/7, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 308,000, ये आ गया 2, इसके अपॉन में आ जाएगा पाई, और यहाँ पर है R स्क्वायर। ओके, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। R स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर आ गया 308,000 इंटू 2 अपॉन में 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में 7 होता है तो 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से काटो 11 आ गया, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, है ना, इसको लिख लेते हैं अलग से, ये इंटू 7 अपॉन में 11 से कट करो तो कितना आएगा, 11 2 ज़ा, है ना, 11 2 ज़ा 22, और आगे फिर कट कर देंगे, 11 2 ज़ा 22 हो गया, 8 बचा 88 हो गया, तो 11 8 ज़ा 88, और यहाँ पर 00 बचेगा, तो 00 इंटू में 7 आ गया। ओके, तो R स्क्वायर इज इक्वल 2800 इंटू 7, मल्टीप्लाई करा जा रहा है इसका अंदर, तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 का 6 कैरी किया, 5 7 2 14 5 19, तो 196,000, है ना। वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, R स्क्वायर इज इक्वल 196 और 00। ठीक है, 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 100 हो गया, तो 14 यानी कि 10, इसको लिखेंगे 14, और 100 होता है 10 का, तो ये हो गया 140
का होल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर का वैल्यू कितना आ गया 140 मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया था ना, तो इसलिए हमारा जो रेडियस आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, यानी कि त्रिज्या हमारी मीटर में आ गई। अब हमें त्रिज्या मिल गई है, और त्रिज्या मिल गई तो जाहिर सी बात है परिधि निकालना बहुत आसान है। ठीक है, त्रिज्या मिल गई है तो परिधि निकालना आसान है। कैसे? परिधि, अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा 2πr। अगर पूरा गोला होता तो 2πr, ये आधा है तो πr, और ये इसका व्यास, ये भी तो जुड़ता है परिधि में, है ना। तो परिधि बराबर आएगा फॉर्मूला πr + 2r, क्योंकि ये भी जुड़ता है ना इसलिए 2r। तो पाई का वैल्यू रख दो 22/7 × r, r कितना 140 मीटर, प्लस 2r, 2 × r कितना हो गया 140। ठीक, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ गया हमारा। सॉल्व करो तो 7 दूनी 14, 20 आ गया, 22 × 20 प्लस 140 कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 280। इसका मल्टीप्लाई करा दो 440 हो गया, और यहाँ पर 280, दोनों को जोड़ दो, जो भी आएगा हमारा सरकमफेरेंस वही है, परिधि हमारी वही आएगी अर्धवृत्त की। क्या है 0 8 4 12 2 कैरी किया 1 4 2 6 1 7, 720 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, और बोर्ड एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन था अच्छा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, सोचा बता दूं। और आज का जो कॉन्सेप्ट बताया, जो क्वेश्चन दोनों सॉल्व कराए हैं, ये अगर अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और हम आपके लिए पूरे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम तक सारा कोर्स खत्म करवा के काफ़ी सारा रिवीजन और अच्छे बोर्ड में आज जो क्वेश्चन आए वो भी करवा देंगे, और अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवाएंगे जरूर से ज़रूर। और और 3 घंटे के पेपर को 1 घंटे में सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।